गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है कॉलम एंड स्टड। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कॉलम होते क्या हैं और स्टड क्या होते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि यदि पुल का निर्माण किया जाए तो वहाँ पर खम्भों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ खम्भे बड़े होते हैं, कुछ खम्भे छोटे होते हैं। यदि मान लीजिए कोई अगर एक पुल में ये पिलर लगे हुए हैं तो ये कहलाएंगे आपके वर्टिकल मेंबर। किसी भी स्ट्रक्चर का वर्टिकल जो मेंबर होता है उसे कॉलम कहते हैं। और दूसरा होता है स्टड। स्टड भी कॉलम की तरह होते हैं, लेकिन कॉलम की अपेक्षा स्टड की लंबाई होती है छोटी। जैसे यदि आप एक पुल का निर्माण ऐसे कर रहे हैं कि यहाँ पर एक आपने शुरुआत में एक स्टड लगा दिया, बड़े जगह आपने कॉलम लगा दिया या पिलर लगा दिया। तो पहले डिस्कशन करेंगे कि होते क्या हैं ये स्टड या फिर आपके कॉलम। मशीन या ढांचे आदि के वे अंग जिन पर संपीड़न भार कार्य करता है। संपीड़न भार का मतलब होता है कि ऊपर से कोई भार कार्य करेगा। जैसे ये अगर ये खंबा है, यहाँ पर यदि आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये दबने की कगार पे होगा, ये कंप्रेशन फोर्स लगेगा, उसे कहेंगे संपीड़न बल। जैसे अगर आप दोनों उंगलियों से उस पर प्रेशर डालेंगे तो ये दबने की कोशिश करेगा, इसलिए उसको कहेंगे संपीड़न भार। कॉलम को संपीड़न टुकड़ों को उसकी लंबाई के आधार पर हम लोगों ने वर्गीकरण किया गया है या क्लासिफिकेशन किया गया है। नंबर 1, जिनकी लंबाई काफ़ी कम होती है उनको कहते हैं स्टड। सेकंड, जिनकी लंबाई उनके व्यास के 30 गुना से कम होती है उन्हें कहते हैं शॉर्ट कॉलम। और जिनकी लंबाई उनके व्यास के 30 गुना से अधिक होती है उसे कहते हैं लॉन्ग कॉलम। हमेशा कॉलम के ऊपर एक्सियली या अक्षीय भार कार्य करता है। कॉलम के ऊपर अक्षीय भार कार्य करता है या उत्केंद्रक भार कार्य करता है, या फिर दोनों ही भार कार्य करते हैं, अक्षीय भार या उत्केंद्रक भार। यदि ये एक कॉलम है, यहाँ पर यदि कॉलम पर ऊपर से बल लगाया जा रहा है और एक बल लगाया जा रहा है नीचे से, तो इस पर संपीड़न बल या कंप्रेशन उत्पन्न होगा, इसलिए इसका नाम रख दिया उन्होंने संपीड़न टुकड़े। और सेकंड आता है स्टड। स्टड की लंबाई कॉलम की अपेक्षा छोटी होगी, लेकिन यदि फेलियर की बात करें कि फेल होने की कगार पर यदि आप कॉलम पर बल लगाएंगे तो ये बकलिंग और क्रशिंग के कारण फेल होगा। लेकिन स्टड सिर्फ फेल होगा क्रशिंग के कारण। क्रशिंग मतलब है कि यदि आप उस पर लंबाई कम है और आपने उस पर फोर्स लगाया तो वो क्या होगा, यदि आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये दबेगा, दब इतना जाएगा कि ये क्रश हो जाएगा। यदि आपने यहाँ पर ऊपर से फोर्स लगाया तो ये बकलिंग की कगार पे नहीं होगा, ये मुड़ेगा नहीं। बकलिंग का मतलब क्या होता है, अपने एक्सेस से अगर ये रॉड है, यदि आपने यहाँ पर फोर्स लगाया तो ये यहाँ पर कुछ ऐसी अवस्था में आएगा या बेंड होने की कोशिश करेगा, उसे कहते हैं बकलिंग। लेकिन यदि आप इस स्टड के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये बकलिंग नहीं करेगा, ये क्रश करेगा, कुचलेगा या कुचलने की कगार पे आ जाएगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि फेलियर की कगार पर स्टड पर सिर्फ क्रशिंग होता है और कॉलम पर बकलिंग एंड क्रशिंग होती है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि बकलिंग और क्रशिंग क्या होती है। फिर कहते हैं बहकाव या असफल के कारण बकलिंग कब होती है, मतलब कि उसमें फेलियर की कगार कब आती है। सबसे पहले आता है जब कॉलम का पूर्ण रूप से सीधा ना होना। यदि कॉलम पूर्ण रूप से सीधा नहीं है तो कॉलम फेल होने की कगार पर आ जाएगा। दूसरा है कॉलम का पदार्थ सर्वांगसम नहीं है। यहाँ पर कॉलम का सभी मटेरियल एक जैसा नहीं है। जैसे पता चला कि कॉलम आपने बजरी, सीमेंट या गिट्टी का बनाया है, तो कहीं पता चला कि गिट्टी ज़्यादा है, कहीं सीमेंट ज़्यादा है और कहीं बजरी ज़्यादा है।
तो क्या होगा, ये फेलियर की कगार पे आ जाएगा। अगर वहाँ पर बजरी ज़्यादा होगी तो बजरी निकल जाएगी, तो वहाँ पे क्या जाए, कैविटी बन जाएगी, और यदि कैविटी बनी तो कॉलम फेलियर की कगार पर आ जाएगा। सभी स्थानों पर समान बनावट ना होना। कॉलम पता चला यहाँ पर कुछ ज़्यादा मोटाई आ गई, यहाँ पर पतलापन आ गया, यहाँ पतलापन आ गया, यहाँ मोटाई ज़्यादा आ गई, तो एक जैसा कॉलम नहीं है, तो कॉलम वहाँ पर भी फेलियर की कगार पर आ जाएगा, फेलियर होने की कगार पे आएगा। फोर्थ आता है आपका पूर्णतः अक्षीय भार न लगना, या फिर कॉलम के ऊपर बीच में फोर्स नहीं लग रहा है, एक तरफ लग रहा है या एक तरफ लग रहा है, आपने कॉलम के मिड में फोर्स न लगा के किनारे फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, फेलियर की कगार पर आ जाएगा। तो ये 4 कारण हो गए किसी भी कॉलम के फेलियर होने के लिए। फिर बात करते हैं तनुता रेशियो। तनुता रेशियो क्या कहलाता है, कॉलम की प्रभावी लंबाई, कॉलम की प्रभावी लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के गुरुत्व केंद्र पर न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या के, और कॉलम की प्रभावी लंबाई हो गई एल। कॉलम की प्रभावी लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के गुरुत्व केंद्र पर न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या के अनुपात को तनुता रेशियो कहते हैं, एल ओवर के। ये कहलाता है आपका सिलेंडरनेस रेशियो। सेकंड आता है बकलिंग। स्टड की दशा में तनुता अनुपात को बहकाव गुणांक या बकलिंग फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप इसको कहेंगे तो ये बकलिंग फैक्टर कहलाता है, किसके लिए, स्टड के लिए, और कॉलम के लिए इसका नाम हो जाएगा सिलेंडरनेस रेशियो, तनुता अनुपात। तनुता अनुपात हो जाता है आपका कॉलम के लिए, और स्टड के लिए हो जाता है आपका बकलिंग फैक्टर। फिर आता है कॉलम का वर्गीकरण। तो आशा करते हैं कि आप तो इतना तो समझ गए होंगे। अब बात करेंगे कि कॉलम किस प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। नंबर फर्स्ट आता है अक्षीय, मतलब कॉलम को आपने वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1 अक्षीय भार के कारण और उत्केंद्रित भार के कारण, अकॉर्डिंग टू लोड या भार के कारण। नंबर 1 आता है अक्षीय भार, अक्षीय भार, और सेकंड आता है उत्केंद्रक, उत्केंद्रित भार, उत्केंद्रित भार। फिर आता है आपका तनुता अनुपात के आधार पर। तनुता अनुपात के आधार पर कॉलम को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर पहले आते हैं शॉर्ट कॉलम, सेकंड आते हैं मीडियम कॉलम, और थर्ड आते हैं आपके लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग कॉलम। जहां पर शॉर्ट कॉलम में तनुता अनुपात 30 से कम होगा उसे कहेंगे, हाँ जी, इसका जो सिलेंडर रेशियो होगा वो यहाँ पर शॉर्ट में होगा 30 से कम होगा एक, और ये रहेगा आपका 30:120, और लॉन्ग में रहेगा एबव 120। इसका सिलेंडरनेस रेशियो, तनुता अनुपात हमेशा 30 गुना से अधिक होगा। स्थिति के आधार पर कॉलम को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 दोनों सिरों पर कब्जेदार कॉलम, ऐसे कॉलम जिनके दोनों सिरे हिंज्ड हैं। नंबर सेकंड एक सिरा फिक्स, दूसरा स्वतंत्र। तीसरा आता है एक सिरा कब्जेदार तथा दूसरा फिक्स, और चौथा आता है दोनों सिरे फिक्स। तो आप समझ गए होंगे कि कॉलम कितने प्रकार के होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कि इसको
प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। थैंक यू।